हाय एवरीवन। आज अपन कवर करेंगे चैप्टर 4 इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो अपन ने शुरू किया था उसका पार्ट 2। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है चैप्टर 4 इवैल्यूएशन में। लर्निंग आउटकम्स देखे थे अपन ने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रेटजी। फिर इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट का लिंकेज देखा था रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क कल्चर और एटीट्यूड। भाई जो लास्ट दो पॉइंट है विल बी कवर्ड टुडे। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का अलाइनमेंट देखा था बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ, बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे क्राफ्ट होती है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैसे क्राफ्ट होती है, कैसे दोनों आपस में लिंक्ड है कि कैसे अपन जब तक बिजनेस का स्टडी नहीं करते, जब तक कि अपन को बिजनेस का ओवरऑल पर्पस ओवरऑल नीड पता नहीं होता, तब तक वी आर नॉट एबल टू फ्रेम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। और जब तक कि अपन ढंग से रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फ्रेम नहीं करेंगे, हाउ विल वी बी एबल टू अलाइन दैट विद द बिजनेस स्ट्रेटजी। देन अपन ने दो तीन एग्जांपल्स पढ़े थे कि कैसे पहले अपन ने डिसाइड किया कि क्या अपना ऑब्जेक्टिव है, व्हाट विल बी द मेजर, देन व्हाट विल बी द रिस्क फैक्टर एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट विल बी द कंट्रोल मेजर व्हिच इज इनडायरेक्टली रिस्क मैनेजमेंट framework or risk management strategy only. Then we read about the case example of Unilever Code of Business Principles. Then we read about integrating risk in the strategic planning process. So इंटीग्रेशन ही कर रहे थे अपन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का बिजनेस स्ट्रेटजी से, लेकिन उसके अपन ने और छोटे छोटे प्रोसेसेस भी पढ़े थे कि रिस्क को अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था रिस्क को अगर परफॉर्मेंस के साथ इंटीग्रेट करें सो दैट अपन फिगर आउट कर सके कि कितना रिस्क है, जैसे परसेंटेज ऑफ कस्टमर एट्रिशन पढ़ा अपन ने, एम्प्लॉय टर्नओवर पढ़ा एक्सेट्रा। देन इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का लिंकेजेस पढ़ा था, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ओनली। तो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट है इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। उसके बाद अपन ने पढ़ा था रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से लेवल पे कौन सा इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे वर्क करता है एक्सेट्रा। देन वी रेड अबाउट रिस्क कल्चर दैट इज रिस्क एवर्स, सीकिंग और न्यूट्रल एक्सेट्रा। एंड उसके बेसिस पे अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, उसका एपेटाइट क्या है अपनी कंपनी का, उसका कल्चर क्या है, उसका टॉलरेंस लेवल क्या है एक्सेट्रा। देन अपन इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग पे आए थे एंड वी रीड अबाउट इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग कि ये बिल्कुल ही न्यू टाइप का रिस्क रिपोर्टिंग है, जहाँ पे मेन एम है एक्सप्लेन करना इन्वेस्टर्स को कि कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया फाइनेंशियल कैपिटल के लिए। इन शॉर्ट सिर्फ शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं, एंड वी थिंक अबाउट ऑल स्टेक होल्डर्स। एंड वी रेड अबाउट इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स जिनको अपन आज फर्दर डिस्कस करने वाले हैं एक एक पार्ट को। So, this elements of integrated reporting is the most important topic in this whole chapter क्योंकि ये सबसे नया कंसेप्ट है एंड सबसे ज़्यादा मतलब अभी के ट्रेंड में है। बिकॉज इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स अभी तक भी ऐसा नहीं है कि हर कंपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज विच हैव स्टार्टेड दिस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड ट्राई करो कि ये आपको पॉइंट्स दिमाग में हो सो दैट जब आप क्वेश्चन पढ़ें एंड यू कैन क्लिक कि हाँ भाई ये वहाँ का टॉपिक है। तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, पहले अपन एक जनरल डिस्कशन करते हैं एंड फिर अपन ट्राई करेंगे कि बुक का हर पॉइंट कवर कर सके। सो फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट सबसे पहले क्या देता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसके क्या कस्टमर्स हैं, क्या सप्लायर्स हैं, उसका बिजनेस, उसका प्रोसेस क्या है, हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू देता है सबसे पहले इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स कि किस चीज़ से इफेक्ट होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अपन ने पेस्टल एनालिसिस पढ़ा था, तो उसी तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस करना है उसी बेसिस पे कि आपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है इस अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कैसा है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। सो वो सब कवर होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। देन गवर्नेंस, क्या गवर्नेंस मॉडल है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, इज इट अ सेंट्रलाइज मॉडल और अ डिसेंट्रलाइज मॉडल। इफ इट इज अ सेंट्रलाइज मॉडल तो कौन कौन सा लेवल ऑफ बिजनेस फंक्शनिंग है, इफ इट इज अ डिसेंट्रलाइज लेवल तो डिसेंट्रलाइज लेवल में कौन सा लेवल ऑफ फंक्शनिंग है, इसी लेवल को कौन सा अथॉरिटी है एक्सेट्रा। देन बिजनेस मॉडल, क्या बिजनेस मॉडल है, हाउ इट वर्क्स, क्या इनपुट डालोगे तो क्या आउटपुट होगा, व्हाट विल बी द बिजनेस एक्टिविटीज एक्सेट्रा। देन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, फॉर एवरी बिजनेस देयर आर डिफरेंट रिस्क एंड देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। सो व्हाट आर द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इन आर बिजनेस, वो डिफाइन करना। उसके बाद स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्स एलोकेशन, रिपोर्ट में कि क्या स्ट्रेटेजी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एंड हाउ वी एलोकेट रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रेटेजी, दैट आल्सो नीड्स टू बी डिफाइंड। Then performance. What is the performance of our organization? How is it going? On different aspect के basis पे, for example, employee turnover के basis पे भी you can measure your performance if you are measuring it for the sake of the employees.
कि भाई एम्प्लॉयज को कैसा बेनिफिट हो रहा है। अगर आप वो असेस करने के लिए कर रहे हो तो योर परफॉर्मेंस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर आल्सो। अगर आप बिजनेस का कितना प्रॉफिट है उसके लिए कर रहे हो तो यू कैन जज ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स कि कितने न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं एंड हाउ मनी ओल्ड कस्टमर्स वी आर एबल टू रिटेन। देन आउटलुक, व्हाट इज द आउटलुक, इज इट नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, आगे जाके फ्यूचर कैसा दिख रहा है इन शॉर्ट इसका। then at the end, basis of preparation and presentation is provided so that every stakeholder can understand कि क्या basis लेके किया है and it can be comparable to other reports also. So integrated report gives us an overall overview of the whole business, of the whole business system, business model, including external environment and हर एक स्टेक होल्डर को जो भी रिक्वायरमेंट है हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ। सो अब अपन एक एक एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू में अपन क्या क्या चीजें एसेंशियली देखते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या एथिक्स है, क्या वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल अपन कंपेयर करेंगे ना बड़ी से बड़ी कंपनी का भी। फॉर एग्जाम्पल आप कंपेयर करते हो रिलायंस का एंड टाटा का, तो टाटा का कल्चर एथिक्स वैल्यूज अलग है, रिलायंस का कल्चर एथिक्स वैल्यूज अलग है। बोथ आर टॉप लेवल, देन ऑल्सो द कल्चर इज एंटायरली डिफरेंट। सो सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है एंड जो कवर्ड होता है इन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, एथिक्स है और वैल्यूज है। देन हु इज द ओनर, ओनरशिप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, इनकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज क्या है, कौन से मार्केट्स में ये मेनली ट्रेड करते हैं, इनका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, इनका मार्केट पोजीशनिंग क्या है, इनका वैल्यू चेन में पोजीशन क्या है, बिल्कुल ही फ्रंट एंड पे है या बिल्कुल ही बैक एंड पे है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट अपन ने जो देखी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सेकेंड उसी में की क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है। इन शॉर्ट फर्स्ट एस्पेक्ट अपन ने जो देखा क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन था एंड सेकंड वाज क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। एंड देन थर्ड, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स। मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो रीड करते हैं, but when we study organizational overview, then we study internal factors also which will help us in counter affecting the external environment. Then external environment can affect the organization कैसे, directly या indirectly, वही पेस्टल के बेसिस पे। उसके बाद सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट गवर्नेंस। गवर्नेंस का सबसे पहले अपन क्या क्वेश्चन रेज होता है जब अपन ऐसा सोचते हैं कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में गवर्नेंस को क्यों लिया है। So how does the organization's governance structure support its ability to create value in the short, medium and long term? तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे सपोर्ट करेगा बिजनेस को टू क्रिएट वैल्यू इन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। इस चीज का आंसर मिलता है अपन को इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में एंड हाउ वी आर एबल टू फाइंड द सेम बाय लिंकिंग टू इट एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्पेसिफिक प्रोसेसेस क्या हैं जो यूज किए जाते हैं टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। फॉर एग्जांपल इट्स थ्रू डिस्कशन, और या फिर ये हायरार्की से होता है, या फिर मतलब बिल्कुल ही डेमोक्रेसी टाइप से कि आप भाई सबको एक एक चांस मिलता है कि व्हाट्स योर व्यू, या फिर एक टाइम पे एक डिसीजन ले लिया जाता है एंड इट्स पोज्ड ऑन एवरीवन। उनका प्रोसेस क्या है ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, पर्टिकुलर एक्शंस क्या हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का कोई कल्चर, एथिक्स, वैल्यूज, घूम फिर के तो हर जगह आता है। देन गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या वो इतनी अच्छी हैं कि वो लीगल रिक्वायरमेंट से भी एक्सीड कर रही हैं, या फिर वो लीगल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पा रही है, या फिर वो बैलेंस लेवल पे है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको भी गवर्नेंस से चार्ज किया हुआ है उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऑल दिस इज कवर्ड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इन गवर्नेंस पॉइंट। देन कम्स द बिजनेस मॉडल। तो उसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मॉडल। इस क्वेश्चन का आंसर करता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। इट गिव्स डिटेल्स अबाउट द इनपुट्स जो अपन ने उस बिजनेस मॉडल में लगाए, जो अपन ने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किए, एंड द आउटपुट्स वी डिराइव्ड यूजिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, द आउटकम्स वी डिराइव्ड। सो इनपुट्स, इनपुट्स क्या क्या डाला आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में, कितना कैपिटल, कितना और सारी चीजें, लेबर है एक्सेट्रा। देन व्हाट द बिजनेस एक्टिविटीज वर, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट्स। बिजनेस एक्टिविटीज में क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में डिस्क्राइब होती है, इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफरेंशिएट करता है खुद को मार्केट प्लेस में, extent to which the business model relies on revenue generation after the initial point of sale। पॉइंट ऑफ सेल मतलब ब्रेकअप पॉइंट आप पहुंच चुके हो, ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच चुके हो।
एंड ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आप कितना और रेवेन्यू जनरेशन पे फोकस कर रहे हो। देन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस द नीड टू इनोवेट, कि इनोवेट करने का उनके पास क्या तरीका है। दे हैव R&D लैब्स, या फिर बिल्कुल ही फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है सो दैट पर्सन कैन खुद इनोवेशन डिसाइड कर सके कि इसमें ऐसे हो सकता है। सो व्हाट इज द वे ऑफ द सेम। देन हाउ द बिजनेस मॉडल हैज बीन डिजाइन्ड टू अडेप्ट टू चेंज। Then comes the output. Integrated report identifies an organization's key products and services, और उसके और भी आउटपुट्स हो सकते हैं, कोई बाई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई वेस्ट हो सकता है। देन आउटकम, आउटकम्स को भी डिराइव करता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, इंक्लूडिंग इंटरनल आउटकम क्या है कि एम्प्लॉय का मोरल कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन कैसी है। एंड एक्सटर्नल आउटकम भी हो सकता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसा है, टैक्स पेमेंट टाइम पे हो रहे हैं, यानी ब्रांड लॉयल्टी कैसी है। And on the basis of the same, there can be positive outcomes or negative outcomes. And what can be the positive outcomes? That is those result that result in increase in the capital and create value, and negative outcomes that result in net decrease in the capital और अपनी value को diminish करता है। ये हुआ अपना थर्ड पॉइंट। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए? ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देन कम्स गवर्नेंस, एंड थर्ड पॉइंट व्हिच वी हैव रेड इज बिजनेस मॉडल। Then fourth point, risks and opportunities. What are the risks and opportunities of the business, in the business, for the business, are covered in integrated report. और उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक सोर्स क्या है रिस्क का, अपॉर्चुनिटीज का, जो कि इंटरनल भी हो सकता है एंड एक्सटर्नल भी। देन ऑर्गेनाइजेशन का क्या असेसमेंट है ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ द रिस्क, कि कितना प्रोबेबिलिटी है एंड कितना एक्सपोजर है। एंड देन द स्पेसिफिक स्टेप्स अपन क्या ले रहे हैं टू मिटिगेट और मैनेज की रिस्क। तो ये हो गया अपना रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में कवर करना। देन कम्स द फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन। सो ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है कि वेयर डज द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो एंड हाउ डज इट इंटेंड टू गेट देयर। और इसके लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में ऑर्डिनरली क्या आइडेंटिफाई किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके लिए उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए व्हाट आर द स्ट्रेटजीज इन प्लेस, व्हाट इज द रिसोर्स एलोकेशन प्लान टू इम्प्लीमेंट इट स्ट्रेटजी, और उसको अचीव कैसे करेंगे एंड हाउ विल वी टेक केयर कि ये अचीव हो रहा है या नहीं, मतलब टारगेट असेसमेंट कैसे करेंगे। और इसके लिए क्या इंक्लूड होता है इन डिस्क्राइबिंग दिस लिंकेज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन प्लान। सो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकंड, गवर्नेंस। थर्ड, चलो फटाफट फटाफट बताओ थर्ड पॉइंट क्या है, सोचो, दिमाग पर फोर्स दो, क्योंकि जब तक अपन को ये सारी चीजें याद नहीं होगी ना तो वहां जाके इंटीग्रेटेड रिपोर्ट स्ट्राइक नहीं होगा अगर क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आ गया। सो थर्ड पॉइंट इज बिजनेस मॉडल, देन फोर्थ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, देन फिफ्थ व्हाट वी रेड इज स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन। चलो अब सिक्स पॉइंट पे आते हैं। सो सिक्स पॉइंट, परफॉर्मेंस। ये कौन सा क्वेश्चन आंसर करता है इन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, that to what extent has the organization achieved its strategic objectives for the period and what are its outcomes in terms of effect on the capital. So इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कंटेन करता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स क्या इंक्लूड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टारगेट क्या था, उसमें रिस्क कितना था, उसके रिस्क अगर ये टारगेट, फॉर एग्जांपल आपने एक बेस केस बनानी है, एक लो केस और एक हाई केस, कि मतलब अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो बेस केस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस रहेगा आपका, और अगर सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी भी अपने सोची थी तो फिर लो केस के रिक्वायरमेंट में क्या होगा, और बहुत ही ज़्यादा एक्सीड कर गई हमारे एक्सपेक्टेशन को तो हाई केस में अपना परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट, कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि अगर वैसे लो केस रहा तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट होगा, हाई केस रहा तो इफेक्ट क्या होगा। देन स्टेट ऑफ की होल्डर रिलेशन, की स्टेक होल्डर का रिलेशनशिप्स, लिंकेज बिटवीन पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस। देन सेवन पॉइंट, आउटलुक। आउटलुक जैसे अपन ने बात किया ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। सो व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेक्टेशन अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हाउ इट विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ equipped the organization is currently to face that outlook, to face that expectations ka effect. So what question it realizes, that what challenges and uncertainty is the organization likely to encounter in pursuing its strategy, and what are the potential implications for its business model and future performance. And the last and the most important point, जो कि सब अपन इग्नोर करते हैं, basis of preparation and presentation.
जब तक अपन ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, तब तक अपन समझ ही नहीं सकते कि रिपोर्ट में जो बताया गया है वो कैसे किया है, हाउ कंपेरेबल इट इज टू अदर कंपनीज, और क्या चीज क्या है, व्हाट इज द रियल इम्पैक्ट। सो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन क्या कवर करेगा कि हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन व्हाट मैटर्स टू इंक्लूड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एंड हाउ आर सच मैटर्स क्वांटिफाइड और इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, description of reporting boundary and summary of significant framework and methods। तो जो 8 पॉइंट है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस है वो, उसको पढ़ने के बाद ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में कितना मटेरियलिटी लेवल लिया गया है एंड उसके अकॉर्डिंग हाउ दे हैव गॉट द आइडिया अबाउट ऑल अदर 7 एस्पेक्ट्स। तो मैंने ये 8 पॉइंट कवर किए। उसका अगर आपको शॉर्ट में क्रक समरी देखना हो तो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर, एंड फर्स्ट टाइम के लिए तो आई विल प्रेफर कि आप बुक से ही रीड करो। जब व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग ना, आप साथ साथ बुक कवर कर सकते हो एंड देन यू कैन रीड हियर। सो ये अपन ने पूरा कवर कर लिया है। एंड हियर कम्स रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग में नॉर्मली 2 ही पॉइंट कवर किए हैं कि ग्लोबली रिस्क रिपोर्टिंग कैसे होता है एंड व्हाट सेबी रेगुलेशन है स्पेसिफिकली फॉर रिपोर्टिंग द रिस्क, क्या पॉइंट बनाए हैं। सो लेट्स डिस्कस नाउ। और ये भी अपन मतलब आप बुक खोल के रखो एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है। सो हाउ इट इज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग में ग्लोबल डेवलपमेंट्स में कैसा है कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स अबाउट रिस्क रिपोर्टिंग इनकम्पासेस थोड़े कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स जो उसने बता रखे हैं कि रिपोर्टिंग ऑफ प्रिंसिपल और मटेरियल रिस्क फैक्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिटिगेटिंग सच रिस्क फैक्टर्स। देन क्लियरली कैटेगराइज करना है रिस्क को कि कौन से कंपनी स्पेसिफिक है, कौन से जनरल या इंडस्ट्री रिलेटेड है। ऑर्डर करना, नंबर करना रिस्क को कि विच इज मोर रिस्की, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, किसको फटाक से फर्स्ट नंबर पे आपको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी डिसाइड करना। देन मूवमेंट ऑफ रिस्क फ्रॉम प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, शोइंग द कॉन्टेक्स्ट एंड कॉज कि पहले ये पिछले रिपोर्टिंग पीरियड में हाउ इट हैज इफेक्टेड अस और अभी वो कितना इफेक्ट कर सकता है। देन रिस्क लिंकेज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, इंडिकेट करना क्या रिस्क एपेटाइट है कंपनी का, लिक्विडिटी कितना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट करना, एटसेट्रा। सो ये अपन ने क्या किया, रिस्क रिपोर्टिंग जो है उसको अगर ब्रॉड फ्रेमवर्क में डिफाइन करो फॉर एनी बिजनेस की किसी पे भी इफेक्ट हो सकता है, तो इतनी रिपोर्टिंग तो मस्ट है। एंड नाउ कमिंग बीइंग स्पेसिफिक टू सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस कि उसने क्या क्या रिस्क रिपोर्टिंग के और रिस्क को असेस करने के मेथड्स बताए हैं। तो फर्स्ट उन्होंने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर को इंश्योर करना है कि इंटीग्रिटी ऑफ लिस्टेड एंटिटीज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम्स इज मेंटेन्ड, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, अप्रोप्रिएट सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल हो, सिस्टम्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट हो, एटसेट्रा। देन सेकेंड ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको इंश्योर करना है कि उनको एनकरेज करनी है पॉजिटिव थिंकिंग, बट ऐसा नहीं हो कि वी बिकम ओवर ऑप्टिमिज्म एंड ओवर ऑप्टिमिज्म के चक्कर में हर चीज को परफेक्ट 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 ही देखें एंड वी फॉरगेट कि हमको रिस्क असेस करना था, आइडेंटिफाई करना था और उसको मिटिगेट करने की स्ट्रेटजीज भी बनानी थी। देन नेक्स्ट लिस्टेड एंटिटी को क्या करना है, ले डाउन प्रोसीजर्स टू इन्फॉर्म मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट और मिनिमाइजेशन प्रोसीजर्स का अगर जैसे एक स्पेसिफिक ग्रुप ने डायरेक्टर्स के डिसाइड कर लिया, पॉलिसीज फ्रेम कर ली, तो हाउ इट वुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Board of directors then responsible for framing, implementing, and monitoring the risk management plan. Then, as per LODR, risk management committee needs to be formed. और risk management committee में majority board of directors होनी चाहिए, and others can be senior management. And according to that, they will frame risk management का framework. And अभी तक वो सिर्फ applicable हुआ है to top 100 listed entities, and वो भी based on market capitalization. और धीरे धीरे वो इस umbrella को बढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा companies cover की जा सके। Then minimum information to be placed before the board on a quarterly basis, उसका डिटेल दे रखा है। उसके बाद रिस्क रिपोर्टिंग का एक और जो तरीका है, एनुअल रिपोर्ट में इफ यू वुड हैव सीन ना कभी एनुअल रिपोर्ट खोल के, तो देयर इज अ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पैरा जिसके अंदर 8 पॉइंट्स कवर होते हैं। उसको शॉर्ट में याद करना हो तो IOPRA, आयोपरा। सो इट इज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स। उसके बाद हर एक से मतलब आयोपरा जैसे मैंने बोला ना, हर एक से 2 पॉइंट बनते हैं। So I say industry structure and developments and internal control systems and their adequacies. O say opportunities and threats and outlooks. Then P say performance, segment wise or product wise performance,
and discussion on financial performance with respect to operational performance. Then R से risks and concerns and material development and human resources etc. Then A से जो comparison of ratios करते हैं ना अपन, वो भी management discussion analysis का part होता है. But in the book अपने पास सिर्फ 8 points covered है, तो अगर आपको 8 भी याद रहते हैं तो it's okay. So अगर आपने feel किया हो तो management discussion analysis is similar to what integrated reporting provide करता है, वही 8 points but in summary in crux form. So this is also been a very important point for risk reporting, और इसको भी LODR ने cover किया है for all the listed entities. Then comes last point जो अपन को डिस्कस करना है, that is IT risk management disaster recovery plan. तो IT risk management disaster recovery plan, तो ये तो है मेजर पॉइंट्स जो कि अपन को पढ़ने हैं. चलो अब पढ़ते हैं अपन. So IT risk management disaster recovery plan. So these are the points we need to study. So let's study. So IT risk management disaster recovery. सबसे फर्स्ट आईटी कौन से ऐसा एस्पेक्ट है, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेजरली यूज होते हैं. वैसे वो जनरली हर जगह यूज होते हैं, बट फिर भी ऐसी जगह जहाँ पे अगर वो फेल हो गए तो इट विल इफेक्ट द मोस्ट. फर्स्ट बैंक्स यूज करते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस. देन कंपनीज जो कि सेंट्रलाइज्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करती है. देन कम्स द थर्ड, दैट इज एयरलाइन सर्विसिंग कस्टमर्स. देन फार्मेसी, देन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, रेलवे मैनेजिंग. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. बाकी अभी ऐसा सिचुएशन है कि एवरी कंपनी, एवरी बिजनेस इज यूजिंग आईटी, और हर एक के लिए आईटी सिस्टम उतना ही इम्पोर्टेंट है. दे कैन नॉट की मतलब अफोर्ड कि आपका आईटी सिस्टम फेल हो जाए. सो सबसे फर्स्ट अपन को क्या पढ़ना होगा, इसको अगर डिजास्टर रिकवरी प्लान वी नीड टू स्टडी ना, तो फेलियर ऑफ आईटी का रीजंस क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले वो पढ़ना होगा. तो फेलियर ऑफ आईटी क्यों क्यों हो सकता है. सर्वर फेल हो गया, नेटवर्क फेल हो गया, हैकर ने आपका हैक कर लिया, सर्विस अटैक हो गया, या फिर आपने जो एम्प्लॉयज का पॉलिसीज जो फ्रेम करना था कि किसको कितना अप्रूवल, किसको कितना आपने कर रखा है कि ऑथराइजेशन दे रखा है, तो वो आपका स्ट्रक्चर परफेक्टली नहीं है. चोरी हो गया आपका डेटा, थेफ्ट, टेररिस्ट साइबर अटैक etc. This can affect your IT and can lead to its failure. So what are 3 basic strategies that encompass a disaster recovery plan? Preventive measures जो आप पहले लेते हो before anything happens to prevent a disaster from taking place. Then detective measures to find out कि क्या वहाँ पे IT failure हुआ है. And third, corrective measures. IT failure हो गया and then you are trying to correct it. So if you are installing a fire alarm, that is a detective measure. जब फायर होगी, आग लग जाएगी, then only the alarm will blow. और जब अलार्म बजेगा then only you will get to know. तो वो डिटेक्टिव मेजर हो गया. देन इंश्योरेंस पॉलिसीज, फायर लग गई, उसकी वजह से जितना नुकसान होना था, जितना लॉस होना था, हो चुका है. सो अब जो आपका इंश्योरेंस पॉलिसीज है, जो आपको पे बैक होगा, दैट इज अ काइंड ऑफ करेक्टिव पॉलिसीज, करेक्टिव स्ट्रेटजीज. देन लास्ट, अब अपन ने डिजास्टर रिकवरी प्लान बना लिया. अपन ने सबसे पहले फेलियर कैसे होगा आईटी का वो पढ़ लिया. फिर अपन ने 3 मेजर्स निकाल लिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स डिफाइन कर दिए, डिटेक्टिव मेजर्स डिफाइन कर दिए, करेक्टिव मेजर्स डिफाइन कर दिए. सो वी हैव फॉर्म्ड डिजास्टर रिकवरी प्लान. नाउ वी विल नीड टू टेस्ट दिस डिजास्टर रिकवरी प्लान, ताकि व्हेन द रियल डिजास्टर अकर्स वो पहले से अपना प्लान टेस्टेड हो. ऐसा नहीं कि उस टाइम पे फर्स्ट टाइम टेस्ट हो एंड यू गॉट टू नो कि ये प्लान तो बिल्कुल ही फ्लॉप था. So how can we test the same? Simulate the condition of an actual business recovery situation. पूरा वो business recovery situation करके देखो, पूरा उसी को मतलब replicate करके देखो कि if IT fail ऐसे होता, तो अगर अपन ये वाला जो आपका disaster recovery plan है follow कर रहे हैं, तो क्या हम उससे बाहर आ पा रहे हैं. Determine करो कि कितना time consume होगा in coming back to the normal situation and what is the feasibility of recovery process. Identify करो कि what are the deficiencies in the existing procedures. Test करो completeness of the business recovery information stored. जितना अपन को फिर से recover हुआ, क्या वो complete है, उसमें कोई problem तो नहीं है. Train करो members को कि कैसे वो disaster recovery कैसे डिजास्टर रिकवरी करेंगे, कैसे वो प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करेंगे, कैसे वो डिटेक्टिव मेजर्स का रिजल्ट को कैसे उनको इंटरप्रेट करना है एक्सेट्रा. टेस्ट करो कि कितना रेजिलियंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना मतलब वो सिचुएशन को देख के कितना जल्दी रिएक्ट कर पाता है, हाउ कितना जल्दी वो डिसाइड कर पाता है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एक्शन.
और प्रोवाइड करो एश्योरेंस टू द बोर्ड एंड रेगुलेटर्स कि डिजास्टर रिकवरी प्लान ऑपरेशनल एंड इफेक्टिव है सो दैट दे कैन ट्रस्ट यू और उसके बेसिस पे दे कैन वर्क बिल्कुल फ्री माइंड से। सो ये बस एक छोटा सा चैप्टर था अपना चैप्टर 4, ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 20 पेजेस का है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट इसलिए अपन ने एक एक पॉइंट को इतना एलिबरेटली डिस्कस किया है। इसका समरी विल बी प्रोवाइडेड इन 7 to 10 minutes और इसका मस्त अपन को है ना एक बार में क्रक्स मिल जाएगा उस समरी में। बट फर्स्ट टाइम रीडिंग के लिए आपको पूरा एक एक पॉइंट समझना जरूरी है, सो यू कैन कवर इट थ्रू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड देन वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 5। बाय।